नमस्ते। मेरे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार। और आज फिर से बहुत एक ऐसे मुकाम पे हम लोग खड़े हैं जहां पे अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, ग्रोथ, बेरोजगारी, महंगाई और इन सब के ऊपर एक नया डायमेंशन और आ गया है। एक नया नया वो आ गया है, अडानी जी। अब अडानी जी ने भी आके इस देश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भी बड़ी बातें करने लगे हैं। स्टॉक मार्केट का एक अलग हाल है। क्योंकि वो दुनिया के नंबर 2 के सबसे अमीर व्यक्ति थे, तो मानी हुई बात है कि हिंदुस्तान में भी वही उसका कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा ही। तो साहब, सबसे पहली बात जो आपसे समझना चाह रहे हैं, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अडानी जी का जो भी अभी हुआ, तो जो बजट में जो भी शॉर्टकमिंग्स थी, या बजट में जो आप लोग बात कर रहे थे कि भाई शिक्षा में पैसा कम हुआ, स्वास्थ्य में पैसा कम हुआ, डिफेंस में पैसा कम हुआ, मनरेगा में पैसा कम हुआ, अब उसकी चर्चा करने का जगह ही नहीं बनी। और ये एक तरह से सरकार को एक अच्छा बहाना मिल गया कि अडानी जी के उसमें की आड़ में वो सब कुछ बजट की बात, अब बजट की चर्चा ही नहीं हो रही, बजट बहुत सेकेंडरी रह गया। तो पहले तो मैं ये समझूं कि अडानी जी का जो अभी ये हुआ है, ये हिंदुस्तान की क्या बाकी समस्याओं से ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्योंकि समस्याएं महंगाई, बेरोजगारी की जैसे हैं वैसी खड़ी हुई है। थोड़ा ये मैं आपसे समझ लूं पहले। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो अडानी वाला किस्सा है और जो बजट है और जो सरकार की नीतियां हैं, वो सारी जुड़ी हुई हैं। तो जी जैसे मैं बार बार कहता हूं कि जो हमारे सरकार की नीतियां हैं, वो सप्लाई साइड नीतियां कहलाती हैं। सप्लाई साइड नीतियों का मतलब है कि आप बिजनेसेस को कंसेशन दीजिए, और जो गरीब है उसके लिए आप कुछ देते रहिए थोड़ा बहुत, और कहते रहिए हम तो बड़े केयरिंग सरकार हैं, हम तो सबका ध्यान रखते हैं। तो जैसे बजट का जो पार्ट ए होता है, वो एक तरह से पॉलिटिकल मैसेज होता है। उसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, किसानों के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ डाल दिया जाता है। तो जैसे मैं बार बार कहता हूं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो असलियत ये है कि ये तो सिर्फ एक फसाड है, एक दृश्य दिखाया जा रहा है जनता को, और उसके पीछे क्या हो रहा है, वो हो रहा है कि हम बिजनेसेस को कंसेशन दे रहे हैं। तो इसलिए ये बार बार मैं कहता हूं कि अगर हम देखें तो क्या सरकार की प्रायोरिटी है, वो दिखती है कि आप किसको कितना अलॉट कर रहे हैं, किस चीज की जो समस्या है उसको। तो जैसे सबसे बड़ी समस्या है रोजगार पैदा करना। अब रोजगार पे आप जो कम कर रहे हैं, चाहे रूरल डेवलपमेंट पे कम कर दिया, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम पे कम कर दिया, और जो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया भी, वो बढ़ा रहे हैं कैपिटल इंटेंसिव आइटम में, जहां पे कि उतना रोजगार पैदा होगा नहीं। तो वो कहा जा रहा है कि हम रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी की स्कीम को कम कर रहे हैं क्योंकि हम रूरल हाउसिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। पर रूरल हाउसिंग में भी अगर आप देखें तो 2 साल पहले 90,000 करोड़ रुपए दिया गया था, और अब उससे कम दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि रूरल हाउसिंग से भी उसका हो जाएगा। तो असलियत ये है कि हमारी सरकार चाहती है कि कुछ जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो और बहुत बड़े हो जाए। तो इसके लिए क्रोनी कैपिटलिज्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जैसे कि कोरिया में हुआ, चाय बॉल्स क्रिएट किए गए, है ना, डाइवू है, ह्यूंडई है, ये सारे। उसी तरह जापान में क्रिएट किए गए बड़े बड़े कॉरपोरेशंस जो तरह तरह की चीज़ों में काम करते थे। तो यही सरकार की नीति रही है कि हम ये करेंगे। तो एक तरफ दिखाने के लिए, जनता के लिए हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, हाँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा। पर असली में हम क्या कर रहे हैं कि वो हम जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन को। और ये दिखता कहाँ पे है? ये दिखता है कि जब आपका डेफिसिट बढ़ता है तो आप किन चीजों को काटते हैं और किन चीजों को नहीं काटते हैं। तो हमारा डेफिसिट जब 6.4% पे सरकार के एरिया ने मेंटेन किया, तो कैसे मेंटेन किया? उन्होंने रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम पे जो कम कर दिया, उन्होंने जो रूरल डेवलपमेंट पे कम कर दिया, उन्होंने एजुकेशन पे और हेल्थ पे कम कर दिया, हाँ? जो चीजें जरूरी थी आम आदमी के लिए वो कम कर दी। लेकिन कहाँ बढ़ा दिया? ट्रांसपोर्ट में बढ़ा दिया, फिर आईटी एंड टेलीकॉम में बढ़ा दिया। इस तरह जहाँ पे बड़े बड़े कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, और जो कह रहे हैं कि हम मतलब इतना ज्यादा हम कैपिटल आइटम में बढ़ाएंगे, तो बड़े बड़े बिजनेस के लिए कर रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि प्रायोरिटी है कि बड़े बड़े बिजनेस और भी बड़े होते जाएं। उसके लिए क्रोनी कैपिटलिज्म का इस्तेमाल किया जा रहा है कि कुछ सिलेक्ट बिजनेसमैन हैं, उन्हीं को ज्यादातर प्रोजेक्ट मिल जा रहे हैं। वो चाहे एयरपोर्ट हो, वो चाहे जो पोर्ट्स हो, वो चाहे कोल हो, वो चाहे पावर सेक्टर हो, है ना, चाहे वो और भी जो तरह तरह के सेक्टर्स है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ लोगों को बहुत बड़ा किया जा रहा है। तो ये जो है स्ट्रैटेजी, ये अब दिखा रही है कि स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो क्रोनिज्म है उसके चलते हुए
जो बाहर का कैपिटल है उसने शॉर्ट कर दिया। और शॉर्ट करने का मतलब है कि जो उनके पास शेयर नहीं थे उनको बेच दिया, क्योंकि आज अगर जो उसका दाम 3,000 है और कल 2,000 हो जाएगा तो 2,000 पे वो खरीद के वो दे देंगे, तो उनका 1,000 रुपए का फायदा हो जाएगा। और 1,000 रुपए का फायदा होगा महज कुछ 15 दिन में, तो उनका जो रिटर्न है वो आप समझ सकते हैं कि उनका रिटर्न तो 10,000% हो जाएगा। तो ये जो शॉर्ट किया है वो बाहर के लोगों ने किया है। भारत में किसी की हिम्मत नहीं है कि जिस पे सरकार का हाथ है उसके खिलाफ कर सके। तो यहाँ पे जो हमारी रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, सेबी वगैरह है, उन्होंने भी ये नहीं देखा कि कैसे अडानी के शेयर के दाम इतने तेजी से बढ़े। और जैसे कि अभी मैं बार बार ये भी कहा है पिछले दिनों कि जिस तरह से एफपीओ पूरा सब्सक्राइब हो गया, वो दिखाता है कि किस तरह से अडानीज काम करते हैं। एफपीओ था 3,200 के आसपास और मार्केट में दाम हो गया था 2,700 के करीब। तो क्यों जो 3,200 में खरीदेगा शेयर जो बाजार में 2,700 का या 2,900 का बिक रहा है, वो तो लॉस पे ही जाएगा। तो अगर उसको रियल इन्वेस्टमेंट करना है तो बाजार खरीद लेगा 2,900 पे या 2,700 पे, और पता ही था कि ये और गिर सकता है, और गिरेगा तो फिर और भी कम दाम पे मिल जाएगा। तो इसलिए एफपीओ का सब्सक्राइब होना दो तरह से हुआ। एक तो जो बाहर से पैसा है वो आ गया। अब वो किसका पैसा है, वो कोई बाहर वाला भी क्यों आके, अगर जेन्युइन इन्वेस्टर है तो वो क्यों एफपीओ में डालेगा? वो अगर डालेगा तो सीधे सीधे मार्केट से खरीद लेगा। तो वो अडानीज का ही पैसा होगा जो राउंड ट्रिपिंग के जरिए वापस आया। और दूसरा, जी यहाँ पे जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है उन्होंने खरीदा। तो उन्होंने क्यों खरीदा? क्योंकि उनके ऊपर दबाव होगा। और किसका दबाव होगा? वो दबाव होगा सरकार का, और जो बड़े बड़े जो लोग हैं उनका दबाव होगा। तो ये दिखा रहा है कि जो जो अडानी बड़े हुए वो दो तरह से बड़े हुए। एक तो सरकार के जो मदद से, दबाव से, और दूसरा बाहर से पैसा लाके अपना राउंड ट्रिपिंग का पैसा करके। तो जो एक तरह से जी कहा जा रहा है कि ये इन्होंने इतना सारा मैनिपुलेट किया सारे सिस्टम को, वो एफपीओ में दिख रहा है। और वो एफपीओ जी प्रूव करता है कि इस तरह से ये इन्होंने जो अपना जो काम चलाया है पिछले सालों में, और इसीलिए इतने बड़े हो गए। तो मेरा मानना है कि बजट और अडानीज का बड़ा होना और अडानीज का जो अब गिरना, ये दिखा रहा है कि स्ट्रैटेजी बड़ी अनस्टेबल है। ये स्ट्रैटेजी आपकी काम नहीं करेगी, क्योंकि एक तरफ तो गरीब को आप वो पहुंचा नहीं रहे जो उनको जरूरत है, उसकी वजह से डिमांड कम है, उसकी वजह से बेरोजगारी है, उसकी वजह से रेट ऑफ ग्रोथ कम हो रहा है, असंगठित क्षेत्र में परेशानी बढ़ रही है, और जो आपका जो अर्थव्यवस्था है वो फिर इन्वेस्टमेंट कम होने से उसकी रेट ऑफ ग्रोथ कम हो जाती है। तो ये दिखा रहा है कि जो स्ट्रैटेजी सरकार अडॉप्ट कर रही है कि एक तरफ हम बड़े बड़े बिजनेसमैन को और भी बड़ा बना दें, और दूसरा तरफ जो गरीब है उसको गरीब रखें, जिससे कि हम उसको कुछ देते रहें तो ये लगेगा कि हम तो बड़े जो दानी हैं, हम तो सबके ध्यान रखते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी फेल कर रही है। जी 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 मैं आम दर्शक के लिए, और अगर आप मुझे प्रोफेसर अरुण ठीक कर दीजिएगा, जो समझ मेरी यह है कि जो बाहर का इन्वेस्टमेंट आता है वो इसलिए आता है कि विदेश में उतनी डिमांड नहीं है, वहां पे पैसा जो सरप्लस पैसा रहता है वो उतनी तेज नहीं बढ़ सकता है, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी लगती है कि भाई देश इंडिया चाइना जैसे देशों में जाके आप फैक्ट्री लगाएं, और जो वहां पे डिमांड ज्यादा है, और इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन उसका अगर हिंदुस्तान में कोई आ रहा है तो उसके दो कंपोनेंट मुझे लगता था सबसे इंपॉर्टेंट थे। एक डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, हमारा वाइब्रेंट लोकतंत्र, और दूसरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे हम बहुत कंप्रोमाइज दिखाई दे रहे हैं। दुनिया की जितनी रेटिंग एजेंसीज हैं या जो हैं वो कहीं ना कहीं डाउट खड़ा कर रही हैं। और डेमोक्रेसी में अभी कोई ऐसा खतरा तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम चल रहे हैं इंस्टीट्यूशंस को लेके, इस पे थोड़ा मैं समझना चाह रहा हूं कि क्या जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उस पर भी असर पड़ेगा जो ये सब जो हो रहा है। देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है कि उसको एक अपॉर्चुनिटी दिखती है कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है। बाकी जैसे देश हैं वहां पे उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा जितना यहाँ पे स्टॉक मार्केट इतना डबल हो गया, उसकी वजह से बहुत प्रॉफिट हुआ। तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब वो जो इन्वेस्टमेंट उसकी वजह से आ रहा था। लेकिन आप देखें तो पिछले एक साल में वो वापस भी जा रहा था। वजह उसकी ये है कि जो यूएस और यूके और यूरोप में इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो उनको लगता है कि जब बाहर उनको जो ज्यादा मिलेगा, और यहाँ पे क्योंकि रुपया कमजोर हो रहा था, तो आपको जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट का मतलब है कितना आपका दाम बढ़ा उतना कैपिटल गेन हुआ, लेकिन जितना रुपया डिप्रिशिएट हो गया तो उतना गिर गया। तो अगर रुपया तेजी से डिप्रिशिएट होगा तो फिर आपका रिटर्न बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए जैसे जैसे यूएस में, यूके वगैरह में पिछले एक साल में रेट्स बढ़ाए गए, तो यहाँ से कैपिटल, फॉरेन कैपिटल बाहर भी जा रहा था, और इसीलिए हमारा जो मार्केट है
वो आप देखें तो पिछले साल एक पीक पे आके उसके बाद डावाडोली चला, ऊपर नीचे पिछले 6-8 महीनों से चलता चला जा रहा है। तो फॉरेन कैपिटल तो तब आएगा जब आपके स्टेबल होगा, अर्थव्यवस्था स्टेबल होगी और अर्थव्यवस्था में परेशानी कम हो जाएगी। और वो मतलब जो पॉलिटिक्स है वो भी एक इंस्टेबिलिटी का पार्ट होता है। अगर पॉलिटिक्स जो ऊपर नीचे जा रही है, अनस्टेबल है, तो उससे जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है उस पर भी असर पड़ता है। तो हमारे जी देश में एक तरह से कहा जाए तो एक मतलब जो पॉलिटिकल उथल पुथल भी हो रही है और जो इकोनॉमिक उथल पुथल तो हो ही रही है, तो ये दोनों मिला के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो कम कर देता है। और अब उसके जी ऊपर ये भी है कि जब ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो जो फैमिली रन बिजनेसेस हैं उनमें गड़बड़ है, क्योंकि वहां पे राउंड ट्रिपिंग होता है, वहां पे इनसाइडर ट्रेडिंग होती है और वो सब तरह से मैनिपुलेट भी कर लेते हैं अपना। तो पता नहीं कब वो गिरावट आ जाए, कब वो गिर जाए। तो ये एक एग्जाम्पल है अडानीज का, क्योंकि हमारी सरकार ने अभी यही किया है कि बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन को और भी बड़ा बिजनेस बना दें और उनमें कैपिटल ज्यादा आता है बाहर से। तो ये जो एक अनसर्टेनिटी है वो बढ़ जाएगी, उसके चलते हुए जो बिजनेस का क्लाइमेट है वो डिटेरियोरेट करेगा। अब जो दो हिस्से है जैसे आपने कहा, एक तो हमारा इंटरनल इन्वेस्टमेंट है, एक बाहर से आ रहा है। जो इंटरनल इन्वेस्टमेंट है उसके लिए आपने देखा कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर दिए थे इंडिया में बैंक वगैरह में। तो लोगों को जब बैंक वगैरह में जब राजा रिटर्न नहीं आ रहा था तो इसलिए वो स्टॉक मार्केट में जा रहे थे। तो अगर जो स्टॉक मार्केट में उथल पुथल होगी तो वो पैसा फिर वापस बैंकों में जाएगा, वो स्टॉक मार्केट में नहीं जाएगा, तो उससे जी और भी ज्यादा गिरावट हो सकती है। तो कुल मिला के जो अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता का दौर है वो बढ़ गया है। तो वो पॉलिटिकल कारण भी है और वो इकोनॉमिक कारण भी है, दोनों ही कारणों से एक अनसर्टेनिटी है जिसका असर हमारे इन्वेस्टमेंट पे पड़ेगा। वैसे ही हमारा इन्वेस्टमेंट गिरा हुआ था, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट, क्योंकि डिमांड कम थी। अब डिमांड के साथ साथ जो एक अनिश्चितता का काल है उसके चलते हुए वो और गिर सकता है, उससे हमारी ग्रोथ रेट पे असर पड़ेगा। वैसे ही हमारा असंगठित क्षेत्र गिर रहा था, तो असंगठित क्षेत्र के गिरने की वजह से हमारा ग्रोथ रेट नहीं जो ठीक ठाक चल रहा था। हालांकि सरकार कहती है 6% 7%, पर मेरा मानना है कि अगर हम असंगठित क्षेत्र को ठीक ढंग से जोड़ लें तो वो 0% या -1% इस समय है, और वो और जी ज्यादा गिरावट पे आ जाएगा। तो यानी कि जी ये जो अनिश्चितता है, इससे जो बेरोजगारी, इससे जो आपके जो दामों पे असर, फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर असर, रुपए की वैल्यू, इन सब पे असर पड़ेगा। जी प्रोफेसर साहब, मैं एक बहुत बेसिक सा प्रश्न, क्योंकि मेरे सामने एक डेटा आया है और वो मैंने डेटा अभी चेक भी कर लिया इससे। जो कोई भी बड़ा उद्योगपति, बड़ा वो जो भी हो, एक एम्प्लॉयमेंट कितना दे रहा है ये भी एक वो होता है। क्योंकि मैं एक समय मुझे था जब मैं नौकरी करता था पब्लिक सेक्टर में, तो ये मेरे चेयरमैन ये कहते थे कि भाई हमारी बैलेंस शीट में एक कॉलम ये होता है कि हाउ मेनी एम्प्लॉयज यू आर हैविंग। क्योंकि आप केवल बैलेंस शीट ये नहीं बनाते हैं कि मैंने इतना प्रॉफिट किया, मैंने इतना टर्नओवर, आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज आल्सो अ पैरामीटर। मैं वो अपने दर्शकों को भी बता दूं, टाटा में आज की तारीख में 9,35,000 एम्प्लॉयज हैं, टाटा ग्रुप की बात कर रहा हूं। रिलायंस में 3,42,000 हैं, और बिरला के केवल आदित्य बिरला ग्रुप में, वो अलग अलग अब बिरला हो गए हैं वो, लेकिन केवल आदित्य बिरला ग्रुप में कुमार मंगलम बिरला वाला जो है 1,40,000 एम्प्लॉयज हैं। हमारे अडानी जी जो दुनिया के 2 नंबर के सबसे, उनके यहाँ 23,000 एम्प्लॉयज हैं। ये जरा मुझे अरुण कुमार साहब, ये पैराडॉक्स समझ में नहीं आता है कि मतलब आप एक तरफ दुनिया के नंबर 2 हैं और फिर 23,000 एम्प्लॉयज हैं, तो इस ग्रोथ का फायदा किसको हुआ? क्या इससे फायदा क्या हुआ? नहीं, तो ऐसा है, देखिए दो चीजें हैं कि जो अडानीज का जो ग्रोथ हुआ, एक तो उन्होंने अपने शेयर्स का वैल्यूएशन बहुत बढ़ा लिया, तो वो राउंड ट्रिपिंग से जो पैसा आता है, तो वो फिर जब आपके जो स्टॉक जो है ना वो लिक्विडिटी कम है, क्योंकि ज्यादातर जो ओनरशिप है वो आपकी अपनी है ना, और वो उसमें पब्लिक की ओनरशिप 1%, 2%, 5%, 7% ही है। तो ऐसा नहीं है कि वो ट्रेडिंग बहुत हो रही है, वो क्या है कि बाहर से जब पैसा आता है तो उससे दाम बढ़ जाता है ना, तो वो एक आर्टिफिशियली दाम बढ़ाया हुआ है। तो ये जो हिंडनबर्ग वगैरह की रिपोर्ट है उसमें ये बात साफ है कि भाई ये तो आर्टिफिशियली जब आपने बढ़ा लिया तो आपकी संपत्ति बढ़ी दिखती है, एक्चुअली में संपत्ति उतनी है नहीं जितने की जो आपने दाम बढ़वा के संपत्ति को बढ़ावा दिखा दिया। और दूसरी बात यह है कि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव होता है। अच्छा, जैसे आपने टाटाज का जिक्र किया, वो तो सब तरह की चीजों में, नमक भी बनाते हैं वो, एफएमसीजी में भी हैं वो, तेल में भी हैं, बाकी चीजों में भी हैं। तो नहीं, वहां यूरिया भी बनाते हैं, यूरिया भी हाँ बनाते हैं, वो सब कुछ। तरह तरह की चीजें हैं उनके कॉन्ग्लोमरेट में है।
उसी तरह अंबानी हैं, वो मतलब जो रिटेल में भी हैं, वो और चीज़ों में भी हैं, जहाँ पे कि जो ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है, इतना कैपिटल इंटेंसिव कम है। पर ये लोग जो हैं, ये सीधे सीधे कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं। एयरपोर्ट हैं, पोर्ट हैं, कोयला है, फिर आपका जैसे पावर सेक्टर है, इन सब चीज़ों में। तो इसलिए जो इनकी जो लेबर एम्प्लॉयमेंट है, वो अपने आप कम हो जाएगा। पर जो वैल्यूएशन है, वो वैल्यूएशन मैनिपुलेटेड वैल्यूएशन है। अभी जो जी वैल्यूएशन है वो गिर रहा है इसी वजह से, क्योंकि अब एक वो जो शॉर्ट करने वाले हिंडनबर्ग हैं, उन्होंने एक बार जब गिराया तो सभी वो मतलब जो समझ गए कि ये तो ज्यादा ओवर वैल्यूड है, तो इसलिए गिरा दिया। तो ये जो कैपिटल इंटेंसिटी है, तो हमारे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जहाँ पे कि ये सारे टाटा और बिरला और ये सब काम करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता है। इसीलिए हमारा जो रोजगार है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर का, वो सिर्फ 6% है, और 94% जो है वो रोजगार हमारा असंगठित क्षेत्र से आता है। तो ये हम एक्सपेक्ट करें कि बहुत ज्यादा रोजगार ये पैदा करेंगे, ऐसी बात नहीं है। जी जी। मैं प्रो साहब एक चीज और, क्योंकि मैं ये मतलब मैं अंतिम प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये भी एक, मैं सिर्फ समझने की जरूरत, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा देश को कहता है कि सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये हम रिजॉल्व करते हैं कि हम ये बनाएंगे, जिसमें समाज सोशलिस्ट भी एक वर्ड है। और दूसरी तरफ हम जब बात करते हैं, हमारा जीडीपी आज दुनिया का 2% है, जिसको हम 4% करना चाहते हैं। हमारी साइज ऑफ इकोनॉमी आज 2, 2.5, 3 ट्रिलियन है, जिसको हम 5 ट्रिलियन करना चाहते हैं। लेकिन हम पर कैपिटा इनकम की बात नहीं करते। जरा इन तीनों की रिलेशनशिप एक बार प्रोसाद समझा देते हैं, क्योंकि अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप ये जो जो रिजॉल्व कर रहे हैं कि वी विल मेक अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वो आप अचीव नहीं कर रहे हैं। तो आप अपने बेसिक देश के लक्ष्य से ही कहीं भटके हुए हैं। देखिए, ऐसा है कि जब हम आज़ादी मिली तो उस समय हमने ये माना कि जो इंडिविजुअल है ना, वो अपनी समस्या का हल खुद नहीं निकाल सकता, और इसलिए स्टेट को एक बड़ा रोल दिया गया कि वो गरीबी हटाए, वो लोगों को काम दे, शिक्षा दे, स्वास्थ्य दे, स्वास्थ्य क्योंकि जी हाँ, गरीब आदमी वो खुद नहीं है कर सकता, वो अपना स्कूल नहीं बना सकता, हॉस्पिटल नहीं बना सकता वगैरह, तो स्टेट को एक बड़ा रोल दिया गया। तो उसको ये कहा गया कि ये एक तरह से सोशलिस्ट नीतियां हैं, लेकिन जी उसमें बहुत कमजोरियां रहीं, और इसलिए वो 1991 तक आके बहुत सारी परेशानियां रहीं, और आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के दबाव में वो नीतियां बदल दी गई। अब ये जो नीतियां 1991 के बाद आई, वो है कि बाजारीकरण, यानी कि अगर आपको समस्या है तो आप बाजार में जाइए, आपको स्वास्थ्य चाहिए तो बाजार में जाइए, शिक्षा चाहिए तो बाजार में जाइए। तो एक तरह से ये कि भाई स्टेट रिस्पॉन्सिबल है, हम कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, वो चीज गिव अप कर दी गई। तो जो सोशलिस्ट कंटेंट था हमारा स्टेट कैपिटलिज्म में, जो सोशलिस्ट कंटेंट था, वो हमने खत्म कर दिया। हालांकि जो हमारे जो स्टेट कैपिटलिज्म का जो रोल था, वो था पब्लिक सेक्टर, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर को मदद मिले, प्राइवेट सेक्टर और बड़ा हो सके। अब ये सीधी सी हो गया कि अब प्राइवेट सेक्टर को ही हम मदद करेंगे, उनको ही कंसेशन देंगे, वो अपने आप को बड़ा करेंगे, और जो स्टेट का रोल है वो कम हो गया। तो जो सोशलिस्ट कंटेंट है वो तो धीरे धीरे खत्म ही सा होता चला गया। अब जब से ये सरकार आई है 2014 से, तब से उसके बाद ये और ज्यादा तेज हो गई है। उन्होंने जो कहा था पहले मनमोहन सिंह की सरकार में, यूपीए 1 वगैरह में, जितने हमने वो दिए, जो राइट्स दिए, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन वगैरह, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, तो इनको लगता था ये बेकार की चीजें हैं। ये इसको क्रिटिसाइज करते थे रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वगैरह को। तो इन्होंने पूरी पूरी कोशिश की कि लेबर कोड बदल दें, जो फार्म बिल्स हैं वो ले आए, जिससे कि जो फार्म का ट्रेड है वो बड़े बड़े बिजनेसमैन के हाथ में चला जाए। तो ये जो नीतियां थी, जो सोशलिस्ट कंटेंट था, जो इक्विटी का कंटेंट था, वो धीरे धीरे 1991 के बाद खत्म हुआ, 2014 के बाद और भी ज्यादा बुरी तरह खत्म हुआ। अब क्या हुआ कि पैंडेमिक के दौरान वो उन्होंने और भी खत्म कर दिया, क्योंकि उनको पता था प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए जो पैंडेमिक के दौरान आपका जो ये लेबर कोड आ गया, आपका जो 3 फार्म बिल आ गए, और जो आत्मनिर्भर भारत स्कीम है उसमें सारा प्राइवेटाइजेशन का दौर, तरह तरह की वो सारी पॉलिसीज आ गई। तो आज जो हमारी नीतियां हैं, जैसे मैंने कहा कि उसमें गरीबों के लिए हम कुछ करेंगे नहीं, लेकिन दिखावा करेंगे कि हम कर रहे हैं। और पार्ट ए ऑफ द बजट में हम यही करते हैं, दिखावा करते हैं कि ये हम कर रहे हैं, पर असली में हम क्या कर रहे हैं कि हम बिजनेसेस को मदद पहुंचा रहे हैं। तो ये जो फसाड है वो क्यों है? क्योंकि पॉलिटिकली इससे फायदा है, और जो सरकार है वो इसमें बहुत माहिर है कि वो जो थोड़ा सा करती है तो उसको एडवर्टाइज कर देती है ना। वो कहती है कि हमने ये कर दिया, हमने ये। तो जो पुरानी स्कीम्स हैं, जैसे बिजली लगाने की, जब टॉयलेट्स बनाने की,
वो इन्होंने दिखाया कि जैसे इन्होंने ही शुरू किया और इन्होंने ही सारा कर दिया। पर ये स्कीम्स तो पहले से ही चल रही थी, उनको इन्होंने आगे बढ़ाया है, जैसे कि पिछले 70 साल से हो रहा था वैसे ही अभी और आगे बढ़ गया है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो सरकार है वो एक डुअल स्ट्रैटेजी पे चल रही है। डुअल स्ट्रैटेजी की बड़े बिजनेस को खूब बड़ा बनाओ चाय बॉल्स की तरह, और दूसरी तरफ जो गरीब हैं उनको गरीब रहने दो, जिससे कि उनको हम कुछ देते रहेंगे तो ये होगा कि भाई हम जब बहुत ही केयरिंग सरकार है। तो जो डुअल स्ट्रैटेजी है पॉलिटिकली, उसके तहत ये चल रहा है सारा कुछ। वो रेवड़ी वाली बात, वो 80 करोड़ को राशन देते रहो, रेवड़ी देते रहो और कहो कि मैंने तुम्हें इतना दिया। उनको गरीब रखिए, उनकी तरफ आप ध्यान न दें, उनके रोजगार पे ध्यान न दें, उनकी आमदनी पे ध्यान न दें, जिससे वो गरीब रहें। तो आप उनको कुछ ना कुछ देते रहें। किसानों को 6,000 रुपए दे दीजिए, और जो मतलब किसी को गैस दे दीजिए, किसी को खाना दे दीजिए। तो ये है कि ये लोग भी आपके साथ रहेंगे, और बड़े बिजनेसमैन है वो बड़े होते चले जाएंगे, और जो असमानता है वो चलती रहेगी, तो गरीबी भी बनी रहेगी और ये लोग बड़े भी होते रहेंगे। तो ट्विन स्ट्रैटेजी जिसको मैं कहता हूं, वो ट्विन स्ट्रैटेजी पे सरकार चल रही है आज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अरुण कुमार। लेकिन ये एक लोकतांत्रिक देश के लिए जितनी इतनी मेहनत से आजादी मिली थी, उसके लिए बहुत दुख लगता है कभी कभी कि अगर सरकार उन जो हमारे गांधी जी ने जिसका मंत्र दिया था कि अंत्योदय, समाज के अंतिम आदमी को देख के अपनी प्लानिंग कर लो, अपना तो समाज मोदी जी तो वही कहते हैं। मोदी जी ने कल भी पार्लियामेंट में कहा कि हम तो अंतिम व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, है ना। जबकि देखिए जितना मतलब आपने पॉलिसीज अडॉप्ट की, चाहे नोटबंदी किया, चाहे जो जीएसटी किया, उससे तो असंगठित क्षेत्र पिट गया। जितना आप आज उसको दे रहे हैं उससे 10 गुना ज्यादा तो उनका नुकसान हो गया। लेकिन जो आम आदमी को लगता है कि जो हाथ में आ रहा है वही है, क्योंकि जो लॉस हो गया वो तो नोशनल लॉस है ना। लेकिन लॉस तो आपका 50-60 लाख करोड़ का हो गया पिछले 6 साल में, और आपने दिया 2-2, 3-3 लाख करोड़ रुपया हर साल, तो 5 साल में 10 लाख दे दिया, पर उससे 5 गुना ज्यादा तो नुकसान हो गया। पर वो किसको दिखता है? और वो पॉलिटिकल पार्टीज अगर जो स्ट्रांग होती तो वो इसको ज्यादा उजागर करती कि जो आप दे रहे हैं उससे तो 5 गुना ज्यादा आपने ले लिया है, उनको नुकसान पहुंचा दिया है, और आपकी स्ट्रैटेजी है कि गरीब गरीब बना रहे। ये एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। जी, मुझे इन लाइट ऑफ वेन प्रोफेसर साहब, वो अंतिम व्यक्ति हो सकता है कि चश्मे का नंबर फर्क हो, किसी को अंतिम व्यक्ति अडानी जी दिखता हो और किसी को अंतिम व्यक्ति गांव का घसीटा राम दिखता हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू।